हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं एक महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में कुल 100 प्रश्न हैं और वो भी साइंस कह लीजिए या फिर ह्यूमन बॉडी कह लीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं इसमें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सेरेब्रल पाल्सी रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। ठीक है, किससे? मस्तिष्क से संबंधित होता है सेरेब्रल पाल्सी रोग। और इसमें ये होता क्या है, देखो, इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं, शैशवावस्था के जो बच्चे होते हैं, उसमें एक प्रकार की विकलांगता हो जाती है, जो कि किसके कारण? मस्तिष्क में चोट लगने के कारण क्या होता है, शरीर में विकलांगता हो जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं? सेरेब्रल पाल्सी रोग बोलते हैं। ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी रोग बोलते हैं। छोटे बच्चों में यानी शैशवावस्था के बच्चों में क्या होता है, एक प्रकार की विकलांगता हो जाती है। और किस कारण से? मस्तिष्क में चोट लगी होती है किसी कारणवश, तब। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन का जो मुख्य कार्य होता है, क्या होता है? जो मस्तिष्क होता है, तो मस्तिष्क से सूचनाओं का आदान प्रदान करना और सूचनाओं का विश्लेषण करना, ये क्या होता है? तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन का कार्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ब्लड में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे सीरोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन्स होती है उसे हम पीयूष ग्रंथि, ठीक है, कौन सी? पीयूष ग्रंथि जो होती है स्रावित करती है कौन सा हार्मोन? सोमेटोट्रोपिन नामक हार्मोन्स। सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन्स होता है फ्रेंड्स, इसी को हम वृद्धि हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, वृद्धि हार्मोन्स हो गया, ग्रोथ हार्मोन्स हो गया, मानव विकास हार्मोन हो गया, ये सभी किसके नाम है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो होता है इसी को बोला जाता है। और इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? बौनापन, नाटापन। ठीक है, बौनापन हमारे शरीर में हो जाता है सोमेटोट्रोपिन नामक हार्मोन्स की कमी से। और कौन सी ग्रंथि इसे स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है ये स्रावित करती है। ठीक है, जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि को पीयूषिका ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और जो इसका वजन होता है 0.6 ग्राम होता है। ठीक है, 0.6 ग्राम होता है इसका वजन। ठीक है, 0.6 ग्राम इसका वजन होता है। यदि बात करें इसके पीयूष ग्रंथि के आकार की, तो मटर के दाने जितना, ठीक है, मटर के दाने जितना इसका आकार होता है। और ये अंतःस्रावी होती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो होती है एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर? मस्तिष्क के नीचे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है, तो कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जो कि छोटे बच्चों की बात करी जाए तो उसमें लगभग में 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। हड्डियों में 99% जो होता है वो कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम को ही प्रमस्तिष्क बोला जाता है। और एक जो मान लो औसतन बात करी जाए, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम होता है। ठीक है, अगला है वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी बोलते हैं। पारिस्थितिकी को ही इकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8। जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं, तो इसे कहते हैं डेमोग्राफी। कैंसर के अध्ययन को कहते हैं, तो ऑन्कोलॉजी बोला जाता है, कैंसर का अध्ययन। प्रश्न नंबर 10। गायनिकोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो स्त्री जननांग और गर्भ का। ठीक है, जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों के जननांगों का और उनके गर्भ का जो अध्ययन होता है उससे क्या बोलते हैं? गायनिकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। जेनेटिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो आनुवांशिकता और गुणसूत्रों का। ठीक है, जो जेनेटिक्स होता है, ठीक है, जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं फ्रेंड्स, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। माने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वंशानुगत जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये मायोलॉजी कहलाता है, मांसपेशियों का अध्ययन। मूंगफली में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसमें प्रोटीन और वसा पाई जाती है। ठीक है, मूंगफली में सबसे ज़्यादा यानी प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? प्रोटीन और वसा होती है। क्षय रोग देखते हैं प्रश्न नंबर 15 कि क्षय रोग से प्रभावित अंग होता है। तो क्षय रोग जो होता है इससे प्रभावित जो अंग होता है वो फेफड़े होते हैं। ठीक है, क्या होता है? फेफड़े होते हैं। जो क्षय रोग होता है इसी को हम टीबी बोलते हैं, माने ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ठीक है, टीबी को हम ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं और यक्ष्मा भी बोलते हैं। ठीक है, क्षय रोग भी बोलते हैं, यक्ष्मा बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। ठीक है, टीबी जो होता है एक संक्रामक रोग होता है। ठीक है, संक्रामक रोग होता है। माइकोबैक्टीरियम
नामक जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जो एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया होता है, जिसके कारण से ये होता है। और इससे जो प्रभावित अंग होता है फेफड़े होते हैं, मुख्य तौर पर क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं माने टीबी के जो लक्षण होते हैं, इसमें बहुत समय से खांसी आ रही होती है और खांसी में बलगम तथा खून भी आता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16, अल्जाइमर रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो अल्जाइमर जो रोग होता है ये मस्तिष्क से संबंधित रोग होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो व्यक्ति होता है उसकी याददाश्त कम पड़ जाती है, वो चीज़ों को भूलने लगता है, ठीक है। ये भूलने की बीमारी है, मस्तिष्क में भूलने की बीमारी कौन सी है, अल्जाइमर रोग, ठीक है। इसमें याददाश्त कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 17, किस बुखार को हड्डी तोड़ बुखार बोलते हैं? तो ये डेंगू बुखार होता है, ठीक है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है और ये डेंगू वायरस के कारण होता है, फैलता है, ठीक है। और इसका जो बुखार होता है, ठीक है, बुखार जो होता है 7 से लगभग 10 दिन के बीच में रहता है। और इसके जो लक्षण होते हैं, इसमें जो बुखार होता है, बुखार के समय क्या होता है, जो प्लेटलेट्स होती हैं इनकी संख्या कम हो जाती है, रक्तस्राव होने लगता है और जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। डेंगू का जो मच्छर होता है फ्रेंड्स दिन के समय में काटता है, बहुत छोटा सा होता है, उस पर नीली और सफ़ेद जो चित्तियाँ होती हैं वो पड़ी रहती हैं, बहुत छोटा सा होता है, खासकर दिन में ही काटता है, ठीक है। और जो डेंगू का जो मरीज होता है उसको ज़्यादातर अपने भोजन में क्या करना चाहिए, तरल पदार्थों का, जैसे लिक्विड हो गए, जूस वगैरह हैं और फल वगैरह हैं, इन्हीं का सेवन करना चाहिए। ठोस कड़ी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18, काली खांसी से प्रभावित अंग हैं? तो ये फेफड़े होते हैं। काली खांसी जो फ्रेंड्स होती है इसी को हम कुकुर खांसी भी बोलते हैं या सूखी खांसी कह लीजिए। तो काली खांसी को कुकुर खांसी भी बोलते हैं। श्वसन तंत्र जो है प्रभावित होता है इससे। यदि श्वसन तंत्र ऑप्शन में नहीं होता है तो फेफड़े मिल जाएंगे ऑप्शन में, तब वहाँ पर फेफड़े लगा देना। आगे देख लेते हैं, शरीर में यूरिया तथा पित्त रस का निर्माण कौन करता है? तो ये लीवर करता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर पित्त रस की बात आई है। पित्त रस जो होता है इसी को फ्रेंड्स वो बाइल जूस बोलते हैं, ठीक है। पित्त रस को ही बाइल जूस बोला जाता है। और बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है, ठीक है। निर्माण लीवर में होता है, लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है, रिस्टोर कहाँ होता है? तो ये इकट्ठा होता है पित्ताशय में। पित्ताशय माने गाल ब्लैडर में, और गाल ब्लैडर में इकट्ठा होकर, पित्ताशय में इकट्ठा होकर ये क्या करता है, धीरे धीरे भोजन में मिलता रहता है। अम्लीय भोजन को क्षारी बनाकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि पाचन क्रिया आराम से यानी आसानी से हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं, कैडमियम के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? तो इटाइटाई रोग हो जाता है। इटाइटाई रोग का मतलब यही होता है कि इससे जो प्रभावित अंग होता है, ठीक है, इटाइटाई रोग से प्रभावित जो अंग होता है आमतौर पर देखा जाता है तो हड्डियां या फिर हड्डियों के जो जोड़ होते हैं वही प्रभावित हो जाते हैं। आगे देखते हैं, रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है। हमारे शरीर में बात करी जाए कि रुधिर के कितने वर्ग होते हैं, तो हमारे शरीर में 4 होते हैं, 4, ठीक है। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है, और ब्लड ग्रुप ओ। कौन कौन से? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि सर्वग्राही जो होता है वो ए बी होता है, सर्वदाता जो होता है वो ओ होता है, ठीक है। सर्वग्राही जो होता है इसी को यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं, और जो सर्वदाता होता है इसे यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22, जंग लगे लोहे से कटने पर किस रोग की संभावना सबसे अधिक होती है? तो ये टिटनस रोग की संभावना सबसे अधिक होती है, ठीक है। टिटनस जो रोग होता है इसका जो माने जीवाणु होता है, ठीक है, क्लोरोस्ट्रीडियम टेटेनी, ठीक है, क्या है? क्लोरोस्ट्रीडियम टेटेनी नामक जो होता है इसका जीवाणु होता है। और जो इसकी बात करी जाए इसके लक्षण की, टिटनस के लक्षण, अब देखो जंग लगे लोहे से जब आप कट जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर टिटनस होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सॉरी, अब इसमें क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं? देखो तेज बुखार आ जाएगा, शरीर में ऐंठन होगी, शरीर में जो होगा वो धनुष के आकार में तन जाता है, जबड़े जो होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये लक्षण हो जाते हैं। और यदि बचाव की बात करें तो चोट लगने माने कटने पर या मान लो जख्म होने पर क्या करते हैं, 24 घंटे के अंदर टिटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। टिटनस मतलब टिटवेक का इंजेक्शन या फिर एटीएस का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। और जो टिटनस होता है इससे जो प्रभावित अंग होता है वो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। दांतों को किसके अंतर्गत रखा गया है? तो पाचन तंत्र के अंतर्गत रखा गया है। फ्रेंड्स बात आ गई दांत की, तो मैं आपको बता देता हूं, जो दूध के दांत होते हैं जिन्हें हम अस्थायी दांत बोलते हैं, ठीक है। तो अस्थायी दांत होते हैं 20 प्लस, जब ये टूट जाते हैं, ठीक है, ये टूट जाते हैं उसके बाद निकलते हैं
32 दांत, ठीक है, ये स्थायी दांत होते हैं, ठीक है। ये अस्थायी दांत होते हैं जिनको हम दूध के दांत बोलते हैं, और ये होते हैं स्थायी दांत। तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 और स्थायी दांतों की संख्या 32, टोटल में हो जाते हैं 52, ठीक है। कितने? 52 हो जाते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य के एक जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं, तो 52 निकलते हैं, ठीक है। 20 दूध वाले माने अस्थायी, और जो 32 होते हैं स्थायी दांत निकलते हैं, ठीक है। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दांत कितने? 4 प्रकार के होते हैं। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 24। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है तो ये पैरोटिड होती है, ठीक है। कौन सी? पैरोटिड होती है। फ्रेंड्स, लार ग्रंथियों की बात करी जाए तो मुख्य रूप से हमारे शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक। कितनी? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, और जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वो पैरोटिड होती है। हालांकि छोटी छोटी बात करें तो हजारों में लार ग्रंथियाँ मिलेंगी, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से बात करी जाए तो 3 जोड़ी होती हैं, उसमें सबसे बड़ी पैरोटिड ग्रंथि होती है। पैरोटिड मतलब लार ग्रंथि होती है, और जो लार होती है, लार में 99% जल पाया जाता है, ठीक है। लार में 99% जल पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट करता है, ठीक है। सॉरी। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है तो ये अग्नाशय होती है। अग्नाशय को फ्रेंड्स हम पनिक्रियाज बोलते हैं, और जो शरीर की मतलब दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यही अग्नाशय यानी पनिक्रियाज है, ठीक है। बड़ी सबसे लीवर होती है, लेकिन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अग्नाशय होती है। अग्नाशय जो होती है कि मिश्रित ग्रंथि होती है, ठीक है। ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती है, तो इसीलिए ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है। इसे हम शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रोटीन का पाचन शरीर में कहाँ होता है, तो ये अमाशय में होता है, ठीक है। मांसपेशियाँ शरीर के भार का कितने प्रतिशत होती हैं, तो मांसपेशियाँ जो होती हैं शरीर के भार का 40 से 45% होती हैं। आगे देखते हैं, शरीर के किस अंग में सर्वाधिक मांसपेशियाँ पाई जाती, तो ये पीठ में पाई जाती हैं, और कुल कितनी? 180, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग है तो ये किडनी होता है, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य जो अंग होता है क्या है? किडनी है। देखो, उत्सर्जन तंत्र जो होता है इसके मुख्य 5 अंग होते हैं, ठीक है। कितने? 5 होते हैं, जिससे किडनी है, त्वचा है, यकृत है, फेफड़े हैं, बड़ी आंत है। जो मुख्य अंग होता है वो कौन सा होता है? किडनी ही होता है, ठीक है। शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो ये यकृत में संचित होता है, ठीक है। शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में संचित होता है। आगे देख लेते हैं, शरीर में पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, ठीक है। कहाँ पर? छोटी आंत में होता है। गत विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र है, तो गत विज्ञान के अध्ययन का जो क्षेत्र होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, दूध के दांत या स्थायी दांतों की संख्या होती है, तो दूध के दांत या फिर अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, डूडोनियम, जेजोनियम और इलियम, ठीक है। कौन से 3 भाग हैं? डूडोनियम, जेजोनियम और इलियम, इसके 3 भाग होते हैं। और जो इसकी लंबाई की बात करी जाए तो 5 से 6 मीटर होती है इसकी लंबाई, ठीक है। 5 से 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। अगला देखते हैं, हीमोसाइटोमीटर से क्या मापते हैं, तो ये मापा जाता है रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्याओं का पता लगाया जाता है, किससे? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। आगे देखते हैं, शरीर की सबसे चौड़ी मांसपेशी है तो ये लेटिमस डार्सी होती है, और कहाँ पाई जाती है? पीठ में पाई जाती है, ठीक है। घाव का अध्ययन कहलाता है तो ट्रेमेटोलॉजी कहलाता है घाव का अध्ययन। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी, ठीक है। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया है, ठीक है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो डार्विन ने प्रतिपादित किया है। अगला देखते हैं, देखो, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है तो 639 होती है, ठीक है। इसमें से जो 400 होती हैं, ठीक है, 400 जो होती हैं वो रेखित पेशियाँ होती हैं, ठीक है। 400 रेखित पेशियाँ होती हैं और इसी में से जो सर्वाधिक मान्य कहाँ पाई जाती हैं, तो पीठ में पाई जाती हैं। कितनी? 180, ठीक है। कितनी? 180 जो होती हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? पीठ में पाई जाती हैं, ठीक है। तो कुल कितनी होती हैं? 639 होती हैं। 639 में 400 जो पेशियाँ होती हैं वो रेखित पेशियाँ होती हैं, ठीक है। और पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशी। ऐच्छिक पेशियाँ वे होती हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, जैसे हाथ की मांसपेशियाँ और पैरों की मांसपेशियाँ, ये सभी क्या हैं? इस तरीके की ये ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं। अनैच्छिक पेशियाँ वे होती हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हों
नहीं करती, वो अपनी इच्छा अनुसार मान लो कार्य करती हैं, माने इच्छा अनुसार का वो लगातार कार्य ही करती हैं, ठीक है। जैसे हमारी आंतें हो गई, किडनी हो गई, लंग्स हो गए, हृदय हो गया, ये सभी क्या हैं, ये अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आती हैं, माने हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती, वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, ठीक है। अगला देखते हैं विटामिन है तो विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है। विटामिन क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। देखो जो विटामिन है इसकी खोज किसने की थी, सी फंक ने, ठीक है। कब, 1911 में, 1911 में सी फंक ने करी थी, ठीक है। सी फंक ने करी थी 1911 में विटामिन की खोज विटामिन की खोज 1911 में सी फंक ने करी थी। जो विटामिन होता है फ्रेंड्स, इसको घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। कितने, 2 प्रकार के, कौन कौन सी, वसा में घुलनशील और जल में, ठीक है। वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है उसे क्या बोलते हैं, डेका, माने DEKA बोलते हैं। जो जल में घुलनशील होता है इसे BC बोलते हैं, ठीक है। डेका वसा में घुलनशील विटामिन है DEKA, ये क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और जो जल में घुलनशील विटामिन है वो B और C होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और विटामिन की खोज 1911 में सी फंक ने करी थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 44 हरी मिर्च में पर्याप्त मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन C पाया जाता है, ठीक है। और जो विटामिन C होता है खासकर खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है स्कार्बिक एसिड होता है, ठीक है। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और इसकी जो प्राप्ति का स्रोत होता है वो कौन से होते हैं फल, खट्टे पदार्थ या खट्टे फल जो भी होंगे वहाँ से विटामिन C मिलेगा। खासकर आंवला जो होता है वो सबसे सही इसका स्रोत माना जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक अधिकतर प्राप्त किए जाते हैं तो ये कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। निमोनिया से प्रभावित अंग है तो ये फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रेकोमा रोग एक वायरस जनित रोग है जो संबंधित है, तो ये ट्रेकोमा जो रोग होता है आँखों से संबंधित होता है, ठीक है। अगला देखते हैं टाइफाइड रोग से सर्वाधिक प्रभावित अंग है, तो टाइफाइड जो रोग होता है इससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो आंतें होती है, ठीक है। यदि आंतें ऑप्शन में ना हो तो यकृत मिलेगा, यदि ये भी कोई ना मिले तो आपको पाचन तंत्र मिल जाएगा, ठीक है। टाइफाइड रोग से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है पाचन तंत्र, उसमें भी आंत जो होती है, आंतें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। और टाइफाइड जो रोग होता है फ्रेंड्स, इसके मियादी बुखार भी बोलते हैं, यानी मियादी बुखार जो लंबे समय से बुखार होता रहता है उसे हम टाइफाइड रोग बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं CT क्या है, CT स्कैन के दौरान कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो CT स्कैन के दौरान यक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। CT जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है। कंप्यूटर टोमोग्राफी इसका पूर्ण रूप होता है। और कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है CT स्कैन में, यक्स किरणों का, ठीक है। आगे देखते हैं कवक से होने वाला रोग एथलीट फुट शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये पैरों की त्वचा जो होती है, ठीक है। पैरों की जो त्वचा होती है वहाँ पर ये दिक्कत करता है, ठीक है। किससे होता है, कवक से होने वाला रोग कौन सा है, एथलीट फुट रोग होता है। शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो पैरों की त्वचा को प्रभावित कर देता है। यकृत यानी लीवर का अध्ययन कहलाता है तो हेपेटोलॉजी कहलाता है। रक्त में एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है, तो लिम्फोसाइट्स में होता है, ठीक है। अगला देखते हैं किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप किस पर निर्भर करता है, तो ये जीन पर, ठीक है। व्यक्ति के जो जीन होते हैं उन पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं किस रुधिर वर्ग में एंटीजन A और B होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, तो AB ब्लड ग्रुप में नहीं पाया जाता है, ठीक है। विटामिन का शरीर में कार्य है तो भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना तथा रोगों से रक्षा करना, ठीक है। ये विटामिन का क्या होता है, मुख्य कार्य होता है। विटामिन से हमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। विटामिन किस भाषा का शब्द है, तो विटामिन जो होता है लैटिन भाषा का शब्द होता है हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया और मायोटोपिया जो रोग होते हैं किस अंग से संबंधित है, तो आँख से संबंधित होते हैं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया शरीर के किस अंग से संबंधित है, आँखों से संबंधित है। जो हाइपरमेट्रोपिया होता है इसे हम दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। जो मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है, आँखों से संबंधित होता है।
अगला देखते हैं, नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया दान किया जाता है, ठीक है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है तो प्लीहा है, ठीक है। प्लीहा को स्प्लीन कहा जाता है, तिल्ली कहा जाता है, और इसी को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा यानी स्प्लीन या तिल्ली होता है, इसी को कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। शरीर की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी हड्डी है तो ये दूसरे नंबर की बात कर रहा है तो टिबिया हो जाएगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक चित्र बना रहा हूँ, मान लो ये जैसे चित्र है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो गई? हमारी गांठ हो गई, फिर इसके नीचे ये हमारा पैर हो गया, ठीक है, पैर हो गया। अब यहाँ पर ये जो हमारी थाई है, ठीक है, ये क्या है? थाई है, ठीक है। ये थाई में इसमें ये जो बीच वाली हड्डी होती है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये बीच वाली जो हड्डी होती है क्या बोलते हैं? इसको फीमर बोलते हैं। ये जांघ में पाई जाती है, ठीक है, क्या? फीमर होती है, फीमर होती है। अब यहाँ पर ये घुटना होता है, घुटने पे जो हड्डी होती है गोल गोल देखे होंगे आप, ये होती है पटेला नामक हड्डी, ठीक है। और इसके नीचे ये हमारा क्या होता है? पैर होता है। पैर में यहाँ पर दो हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक, कितनी? दो हड्डियाँ पाई जाती हैं, एक पाई जाती है टिबिया और एक फिबुला। तो शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है ये वाली होती है, जिसे हम फीमर अस्थि बोलते हैं। दूसरे नंबर की जो शरीर की होती है, ये मतलब ये जो जांघ होती है, जांघ के बीच में ये क्या? घुटना है, जहाँ पर पटेला नामक हड्डी पाई जाती है। और फिर इसके नीचे ये जो पैर होता है, यहाँ पर दो हड्डियाँ पाई जाती हैं, टिबिया और फिबुला, ठीक है। जो टिबिया हड्डी होती है वो दूसरे नंबर की शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है और सबसे चमकीली हड्डी भी होती है, ठीक है। और जो टिबिया की सहायक हड्डी होती है वो फेबुला होती है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे देख लेते हैं, एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ में हड्डियों की संख्या होती है तो वयस्क में 26 होते हैं, और जो बच्चों की रीढ़ होती है उसमें 33 होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पैल्विक यानी श्रोण मेखला हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये कूल्हे में पाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, शरीर में उपांगी यानी अपेंडिकुलर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 126 होती है। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है तो ये सेरिब्रम होता है, ठीक है। कौन सा? सेरिब्रम होता है। तंत्रिका तंत्र संबंधी अध्ययन को कहा जाता है तो इसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। प्रश्न नंबर 67, मानव मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका पाई जाती हैं? तो मानव मेरुदंड में पाई जाती हैं 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ, ठीक है। महिलाओं में गर्भावस्था का समय अवधि होती है तो 9 महीने 10 दिन, ठीक है। 9 महीने 10 दिन का गर्भ धारण करती हैं। और या फिर दिन में पूछे तो महिलाओं में कितने दिन का गर्भावस्था की समय होती है? 280 दिन का, ठीक है। अगला देख लेते हैं, महिलाओं में मासिक धर्म की समय अवधि होती है तो ये होती है 28 दिन औसतन, ठीक है। 28 दिन होती है, आपको ऑप्शन में 28 से 35 भी मिल जाएगा या 26 से 32 दिन भी मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। तो औसत की बात करी जाए तो लगभग 28 दिन होती है मासिक धर्म चक्र की समय अवधि। टिटेनस रोग से प्रभावित अंग होता है तो तंत्रिका तंत्र होता है। अगला देखते हैं, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। हृदय की धुन को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है तो ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र होता है स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। आगे देखते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं व कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 वाल्व होते हैं और 4 ही कोष्ठक होते हैं, माने चैम्बर होते हैं, ठीक है। वाल्व कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। और जो कोष्ठक यानी चैम्बर होंगे वो भी कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हेमेटोलॉजी कहलाता है रक्त का अध्ययन। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो ये हृदय से होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो पेसमेकर होता है, पेसमेकर क्या होता है? एक बहुत छोटा सा डिवाइस या फिर उपकरण कह लीजिए, ठीक है। बहुत छोटा सा उपकरण होता है जो ऑपरेशन के दौरान लगाया जाता है। इसमें क्या होता है? शरीर की जो गति होती है, माने शरीर की नहीं, हृदय की जो गति होती है, ठीक है। हृदय की जो गति होती है उसको क्या करता है? नियंत्रण करता है। मान लो कि जैसे किसी की हृदय गति तेज हो गई तो उसको मतलब स्लो कर देगा, मतलब नॉर्मल कर देगा। यदि किसी की स्लो है तो उसको थोड़ा बढ़ा देगा। तो हृदय की जो गति होती है उसको नियंत्रण कौन करता है? पेसमेकर करता है, ठीक है। अगला देखते हैं, प्लेटलेट्स की संख्या किस टेस्ट द्वारा पता लगाई जाती है? जो प्लेटलेट्स होती हैं, रक्त बिंबाणु होती हैं हमारे ब्लड में, इनकी संख्या किस टेस्ट के द्वारा पता लगाई जाती है? तो ये होता है CBT टेस्ट, ठीक है। CBT का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट जो टेस्ट होता है इससे पता लगाया जाता है प्लेटलेट्स की संख्या का। जो फ्रेंड्स प्लेटलेट्स जो होती है, ठीक है, हमारे शरीर में
बात करी जाए जो औसतन की, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2 लाख होती है औसतन, ठीक है। वैसे आपको 1.5 से 4.5 लाख मिल जाता है, लेकिन औसत की बात करी जाएगी तो 2 लाख हो जाएगी, ठीक है। हमारे शरीर में औसतन 2 लाख इनकी संख्या होती है। जो प्लेटलेट्स होती हैं इसी को रक्त बिंबाणु बोलते हैं या फिर थ्रोम्बोसाइट भी बोला जाता है, ठीक है। और जो इसका जीवन काल होता है कितना होता है, 7 दिन का इसका जीवन काल होता है। और जो जो प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, इनका जो हमारे ब्लड में या हमारे शरीर में मुख्य कार्य होता है, क्या होता है, देखो जहाँ पर हम मान लो जैसे हम कहीं कट गए वहाँ पर ब्लड निकलता है, ठीक है। यदि प्लेटलेट्स हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में होंगी तो कट जाते हैं, तो 1-2 मिनट के बाद क्या होता है, कुछ समय बाद वो स्वतः ही मतलब ब्लड जम जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन यदि प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में ठीक ठाक नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो रक्त वहाँ पर जमेगा नहीं, जब जमेगा नहीं तो खून रुकेगा नहीं, बहता रहेगा, ठीक है। तो ब्लड का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है, प्लेटलेट्स करती हैं। आगे देखते हैं। शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है तो ये सार्टोरियस मांसपेशी होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है, ठीक है। शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती तो ये स्टेपिडियस होती है, कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। आगे देखते हैं। शरीर की सबसे चौड़ी मांसपेशी होती है तो ये लैटिमस डार्सी होती है और कहाँ पाई जाती है, पीठ में पाई जाती है, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है तो ये फीमर होती है, जांघ में पाई जाती है। जैसा कि मैं अभी फीमर और टिबिया और फिबुला के बारे में चित्र थोड़ा बनाकर बताया था, वही जांघ में पाई जाती है फीमर। इसे ही उरु अस्थि बोला जाता है, जो कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। जो दूसरे नंबर की होती है वो टिबिया होती है, और जो टिबिया हड्डी होती है सबसे चमकीली होती है, और जो टिबिया हड्डी होती है उसकी जो सहायक हड्डी होती है वो फिबुला होती है, ठीक है। याद रखिएगा, सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 82। पॉलीसिथीमिया रोग संबंधित है तो ये रक्त से संबंधित होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, ये जो पॉलीसिथीमिया जो रोग होता है, ठीक है, पॉलीसिथीमिया जो रोग होता है इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो आरबीसी, ठीक है, आरबीसी जो होती है इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ने लगती है, ठीक है। इनकी संख्या बढ़ने लगती है तो क्या होता है, ब्लड जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है। जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो क्या होता है, स्ट्रोक में दिक्कत होती है, हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आ जाती हैं और ब्लड जो है वो जमने लगता है। तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीसिथीमिया रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्लड में आरबीसी होती है यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनकी संख्या असामान्य तरीके से बढ़ने लगती है। तो उस कंडीशन में रक्त गाढ़ा हो जाता है। जब रक्त गाढ़ा होता है तो क्या होता है कि उसमें मतलब रक्त का जमा होने लगता है, हार्ट अटैक जो है वो भी आने की संभावना बनी रहती है। जो स्ट्रोक होता है उसमें भी दिक्कत होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 83। शरीर में सर्वाधिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है तो पीठ में पाई जाती हैं, कुल 180 पाई जाती हैं पीठ में। आगे देख लेते हैं। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है तो ये यकृत यानी लीवर में निर्माण होता है। जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में यानी गॉलब्लैडर में जमा होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 85। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिका भी बोलते हैं, को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं इनको एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर में इनकी संख्या होती है 50 लाख, ठीक है। कितनी, 50 लाख होती है या फिर 5 मिलियन कह लीजिए, ठीक है, 5 मिलियन कह लीजिए, ठीक है। 50 लाख या फिर 5 मिलियन हमारे शरीर में संख्या होती है। इनका जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है, ठीक है। कितना, 120 दिन का होता है हमारे शरीर में इनका जीवन काल, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 86। WBC को अन्य किस नाम से जानते हैं तो इसे ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। इसको अन्य नाम से जो जानते हैं वो ल्यूकोसाइट होता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। औसतन बात करी जाए हमारे शरीर में जो इनकी संख्या होती है लगभग में 9000 होती है, ठीक है, लगभग में 9000 होती है। इनका जीवन काल जो होता है 2 से 5 दिन का होता है, ठीक है। 2 से 5 दिन का जीवन काल होता है। हमारे शरीर में इनकी संख्या कितनी होती है, औसतन देखा जाए लगभग में 9000 होती है, ठीक है। इससे यानी WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। जो WBC होता है इसका मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 87। रक्त का pH मान, ठीक है, रक्त का pH मान होता है तो ये 7.4 होता है, ठीक है। जो ये pH होता है, ठीक है, pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। जो pH मान है इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी तो सॉरेनसन ने की थी 19
1909 में, ठीक है, 1909 में सोरेनसन ने करी थी पीएच मान की खोज। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और जो ये पीएच होता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल फॉर्म होता है। खोज किसने करी थी? सोरेनसन ने। कब? 1909 में करी थी। और देखो जो पीएच मान होता है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। कोई भी घोल होता है, ठीक है, कोई भी घोल होता है, उसका जब पीएच मान निकाला जाता है तो 0 से 14 तक निकाला जाता है, ठीक है। माने ये हो गया, ये हो गया और ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये 0 वाला हो गया, ये 7 हो गया, ये 14 हो गया, ठीक है। तो किसी भी घोल का जो पीएच वैल्यू निकालते हैं तो 0 से 14 तक ही निकालते हैं, ठीक है। तो 7 जो होता है, ठीक है, 7 से पहले यानी 0 से 7 तक या 7 के पहले वाला जितना भी होगा, क्या होगा? सब होगा अम्लीय, ठीक है। 7 जो होगा ये उदासीन होगा, न्यूट्रल होता है। और 7 के ऊपर जितना भी 14 तक होगा वो क्षारीय हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को आप। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है। कौन सा विटामिन एंटी कैंसर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए जो होता है फ्रेंड्स, इसी को इसका रासायनिक जो नाम होता है रेटिनॉल होता है, ठीक है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ठीक है। रतौंधी रोग जो होता है इसी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं या फिर निक्टालोपिया, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस या फिर निक्टालोपिया कहते हैं रतौंधी रोग को। और जो रतौंधी रोग होता है इसमें क्या होता है? जब हम अंधेरे में होते हैं या रात के समय में होते हैं तो उस समय हमें दिखाई नहीं देता है साफ। दिन में दिखेगा लेकिन रात में या फिर अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। और इसका जो विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत होता है, ठीक है, मुख्य स्रोत होता है गाजर व पपीते होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं। ऑस्टियोमलासिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोमलासिया रोग हो जाता है, ठीक है। ऑस्टियोमलासिया जो रोग होता है ये वयस्क जो व्यक्ति होते हैं, माने यंग व्यक्ति, यंग मैन, जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं, ठीक है। तो इस जब हड्डियां मुलायम हो जाती हैं किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। जब विटामिन डी की कमी से हम माने वयस्क व्यक्ति की हड्डियां मुलायम हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमलासिया रोग बोलते हैं, ठीक है। यही जो वो रोग छोटे बच्चे में, ठीक है, छोटे बच्चे में जब हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? रिकेट्स नामक रोग बोलते हैं, ठीक है। उसमें भी हड्डियां कमज़ोर व मुलायम हो जाती हैं बच्चों की। तो और किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से, ठीक है। याद रखिएगा। तो बच्चों में वही रोग रिकेट्स कहलाता है, जो बड़े वयस्क व्यक्ति होते हैं उनमें ऑस्टियोमलासिया रोग बोला जाता है। और ये दोनों रोग किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से होते हैं। अगला देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो ये विटामिन डी होता है, ठीक है। विटामिन जो डी होता है फ्रेंड्स, इसी को माने सनशाइन विटामिन विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन कहा जाता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। और इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। आगे देख लेते हैं। किस विटामिन की कमी से बच्चों में हड्डियां मुड़ जाती हैं? तो ये विटामिन डी होता है, ठीक है। और ये विटामिन डी हमें कैसे मिलता है? प्रातःकाल मॉर्निंग यानी मॉर्निंग के समय में जब हम लगभग में करीब 20 से 25 मिनट धूप सेकते हैं सुबह सुबह, तब उस समय हमें क्या मिलता है? विटामिन डी की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति का तापमान होता है, तो ये फ़ारेनहाइट की बात करी गई है यहाँ पे, तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। यदि सेल्सियस की बात करी जाएगी तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। यदि केल्विन की बात करी जाए तो 310 केल्विन हो जाएगा। यदि फ़ारेनहाइट की बात करी जाएगी तो कितना होगा? 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, केल्विन में 310 केल्विन हो जाएगा। यदि फ़ारेनहाइट में बात करेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ 37 की जगह पर कितना लिखा मिल सकता है? 36.9, ठीक है, 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ को। आगे देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस रूप में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अगले देख लेते हैं। त्वचा की 3 परतें हैं, तो एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ठीक है। त्वचा की 3 परतें होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है ये हमारे त्वचा की बाहरी परत होती है। डर्मिस जो होती है बीच वाली होती है यानी मध्य वाली होती है। जो हाइपोडर्मिस होती है यह सतह हमारे शरीर की सबसे निचली सतह होती है। गोनियोमीटर से मापा जाता है, तो जोड़ों की गति जो होती है उसको मापते हैं या फिर जोड़ों के जो कोण होते हैं इसको मापते हैं, ठीक है।
गोनियोमीटर से क्या मापते हैं, जोड़ों की गति या फिर जोड़ों के कोण मापे जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 96। ये फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर कर देना। ठीक है एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है तो 120/80 mmHg होता है। देखो इसमें जो 120 होता है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जो 80 होता है ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, और एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका जो पल्स प्रेशर होता है, ठीक है, कितना होता है, 40 mmHg होता है। ठीक है, mmHg होता है। किसी भी सामान्य व्यक्ति का जो पल्स प्रेशर होता है कितना होता है, 40 mmHg होता है। अब देखो ब्लड प्रेशर कितना सामान्य व्यक्ति का होता है, 120/80 mmHg हो गया। ठीक है, अब पल्स प्रेशर कितना होता है, 40 mmHg हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला क्या है, 120 जो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, 80 जो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। अब यहाँ पर आ जाता है हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन 140/90 mmHg से अधिक जब, यानी 140/90 mmHg से जब अधिक हो जाता है तो ऐसी कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। और इसी क्रम में यदि 90/60, ठीक है, 90/60 से कम जब हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है तो इस कंडीशन को हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है सिस्टोलिक ब्लड, देखो ये इसको देखते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो 140 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90, माने इससे जब अधिक हो जाएगा, ठीक है, 140/90 से अधिक हो जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। और जब 90, ठीक है, 90/60 से कम हो जाता है ब्लड प्रेशर तो उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो यकृत होती है। ठीक है, यकृत होती है, यकृत को ही लीवर बोलते हैं। इसका जो वजन होता है 1.5 kg का होता है। और हिपेट कोशिकाओं से बना होता है। और यकृत के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिपेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है अगला देख लेते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाना क्या कहलाता है, तो ये घेंघा रोग कहलाता है। ठीक है देखो अब यहाँ पर क्या होता है, देखो हमारा जो गला होता है, ठीक है, हमारे गले में क्या होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। और ये कब फूलती है या सूजती है, जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि क्या होती है, फूल जाती है, सूजन आ जाती है इसमें। जब सूजन आएगी तो फूल जाएगी। और ये होती कहाँ, गले में होती है, तो क्या होगा, गला फूल जाएगा। तो जब गला फूलेगा तो उसी रोग को क्या बोलते हैं, घेंघा रोग या फिर ग्वाइटर रोग बोलते हैं। ठीक है, घेंघा रोग में क्या होता है, हमारे जो गला होता है, गले में थायराइड ग्रंथि होती है, वो आयोडीन की कमी से उसमें सूजन आ जाती है तो गला फूल जाता है, उसी को घेंघा रोग या फिर ग्वाइटर रोग बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। शरीर में रक्त का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो ये फेफड़ों में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है, फेफड़ों में होता है। अगला देखते हैं, सर्वदाता रक्त समूह है, तो इसका आंसर आपने हमें कमेंट में बताना है। और फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन स्वतः आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।